आज ही हमारी डायलॉग विद हिस्ट्री में हस्साम उल हक के साथ गुफ्तगू की चौथी नशिस्त है। इस नशिस्त का मौजू है कि जब पाकिस्तान की तरक्की पसंद तंजीमों ने मिलकर पीपल्स पार्टी बना ली और उसको मकबूल कर लिया, तो फिर अचानक उसमें से कुछ लोगों ने इस बात की बहस शुरू कर दी कि ये इंतखाबात का रास्ता हमें नहीं लेना चाहिए और इंतखाब या इनकलाब 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 के नारे लगने शुरू हुए। इस मौजू पर हम आज हस्साम उल हक से गुफ्तगू करेंगे कि उनके क्या तजुर्बात थे जब ये बहस शुरू हुई थी। आज का डिस्कशन हम इस इशू पे करें जो एक मेजर इशू है हमारी तरक्की पसंद तहरीक का। 1968 1970 की जो मूवमेंट थी और जो दौर था, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का लेफ्ट अपनी पीक पर कभी भी पहुंचा था, इससे पहले कभी उस लेवल पे पहुंचा अपने पॉलिटिकल फुटप्रिंट और इन्फ्लुएंस दोनों के लिहाज से। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के सबसे करीब वो वक्त आए थे। तो उस वक्त ये जो इशू आया था, क्या इस जो है वो इंतखाब का रास्ता, पार्लिमानी जमहूरियत का रास्ता इनकलाब के लिए मुनासिब रास्ता है या नहीं। और वो नारा नारा उस जमाने में इस चीज को जाहिर करते थे, कुछ नारे इंतखाब या इनकलाब इनकलाब इनकलाब, और पर्ची या बर्छी बर्छी बर्छी, ये इस तरह के कई नारे बात मकबूल हुए और डिबेट हुई। अचानक फिर एक ग्रुप ने इशू रेज करना शुरू किया कि इंतखाब नहीं, इनकलाब इनकलाब। तो उस वक्त जब ये इशू आया कि ये रास्ता नहीं होना चाहिए, और एक्सटर्नल प्रेशर भी शायद थे और इंटरनल डिबेट भी थी, आप उस वक्त मौजूद थे। तो मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि पार्टी के उन हलकों में जिनसे आप मुतालिक थे या जिनसे आपकी जो है वो कांटेक्ट था, तो उस वक्त कौन लोग थे ये जो दोनों साइड्स पर आर्ग्यू कर रहे थे, ये डिबेट कैसे छिड़ी, और उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। जाहिर है, मेरा ख्याल है कि उनमें से अक्सरियत दोनों जो थी वो अपने अपने नजरिए पे जेन्युइनली बिलीव कर रही थी और वो समझती थी कि शायद ये सबसे बेहतर रास्ता है इनकलाब का। तो उनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे उस बारे में अगर आप अपना वो करें तो शायद उससे हमें मदद मिले समझने की। फिर हम उसके जो इलाकाई या रीजनल और इंटरनेशनल ड्राइवर्स या पर्सपेक्टिव्स थे और प्रेशर्स थे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ कामरान, ये आज के पर्सपेक्टिव में भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भी लोग जो है ना इस पर डिस्कशन कर रहे हैं बिल्कुल। कि हम लोग जो अपने आप को इनकलाबी सोच के हामिल रखते हैं, तो उनको उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आज के हालात और उस वक्त के हालात जो है वो एंटायरली डिफरेंट है। जी। तो उस वक्त जो है जैसा आपने कहा कि हमारी पार्टी जो थी वो ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम में ही थी, और उस मेन स्ट्रीम पार्टी का में अपना भरपूर असर रखती थी और असरअंदाज होती थी, और अपनी बात कहने का और अपनी बात मनवाने का भी एक कुवत रखती थी। और उसके हिसाब से जो है हम पीपल्स पार्टी के साथ हम चलते रहे। तो ये अचानक जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट आया कि जी इलेक्शन होने चाहिए, होंगे मुल्क में, और वन वोट और वन मैन वन वोट के हिसाब से होंगे, तो उस वक्त पार्टी के अंदर जो है जो जो मास फ्रंट के लोग थे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये डिफ्रेंसिएशन करूंगा कि मास फ्रंट के लोग और कुछ इंटेलेक्चुअल या आइडियोलॉग्स जो पार्टी के अंदर थे, उनकी सोच में खास तौर से जो है बड़ा फर्क था। मास फ्रंट में लीड कर रहे थे महराज मोहम्मद खान, पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए, और दीगर उसके अंदर काफी सारे लोग थे, जैसे कि
कराची के आप जानते होंगे अजहर अब्बास हैं, डॉक्टर शमीम जैनुद्दीन थी मास फ्रंट पे, और भी कई लोग थे। तो इसी तरह से पंजाब के अंदर भी मास फ्रंट पे बहुत से लोग थे। लाहौर में खास तौर से चौधरी इकराम इतना मास फ्रंट पे तो में सामने नहीं आए हुए थे, लेकिन ये है कि वो जाने पहचाने जाते थे। जैसे कि तारिक अजीज को वो जो है लेके आए थे कि भाई वो हमारे साथ महराज मोहम्मद का साथ लेके उसको निकला जाएगा और ये किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो की, तो एक हमारा एक इमेज जो है लोगों में अच्छा खासा बिल्ड हो गया था कि ये लोग हैं जो कि आगे चल के कोई मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। उस वक्त जो है पार्टी में फिर जो दूसरा ग्रुप था, जिसको मैं इंटेलेक्ट ग्रुप या आइडियोलॉग ग्रुप कहूंगा, उसकी सोच ये थी कि भाई हम पार्टी के अंदर जो हमने जो पीपल्स पार्टी बनाई या पीपल्स पार्टी के बनने में हम शामिल हुए इस प्रोसेस में, और फिर उसको हमने एक कुव्वत बनाया है, तो हमें जो है अपने आप को पार्लिमानी सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसी पार्लियामेंट होगी जो बुनियादी तौर पे इनकलाबी तब्दीलियां तो नहीं ला सकेगी, इस्लाहात कुछ कर लेगी, कॉस्मेटिक चेंजेस कर लेगी, मगर इनकलाबी तब्दीलियां नहीं ला सकेगी, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। कि कुछ आपको आइडिया है, कोई डिस्कशन में कभी आया कि उस वक्त जब वो शामिल हो रहे थे और उसके हक में बहुत सारे दलाइल दिए गए थे, और वो ही माओ जेतुंग के यूनाइटेड फ्रंट के फैसले, और क्यों किस तरह से चियांग काई शेक के साथ यूनाइटेड फ्रंट माओ जेतुंग ने बनाया था और क्यों बनाया था, तो वो सारे आर्गुमेंट्स उस वक्त दिए गए थे और इन्हीं आइडियोलॉग्स ने दिए थे। उन्होंने ही पूरा एक पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन बिल्ड की थी। तो क्या उस वक्त उनको ख्याल नहीं था, या उनको ये नहीं था कि जब कभी इलेक्शंस होंगे तो जाहिर है भुट्टो तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का आदमी था। उसके लिए फिर दूसरा आर्गुमेंट उनका ये था कि जी अगर हम पार्लिमानी सियासत से बाहर रहेंगे, पार्लियामेंट लोगों के मसाइल तो हल कर नहीं सकेगी। जब लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकेगी तो हमारे पास चांस होगा कि हम जो हमारा एक हमने अपना एक हल्का असर बनाया हुआ है अवाम के अंदर और पार्टी के अंदर भी, तो उनको जो है हम मुनज़्ज़म करके हम उनको आगे लेके जा सकेंगे इनकलाब की तरफ, और इनकलाब की एक जो है वो शक्ल पैदा करने की कोशिश करेंगे। तीसरी उनकी जो है ये सोच थी कि ये जो स्टेटस को है, इसको जो है इंतखाब के जरिए नहीं तब्दील किया जा सकता है। माजी की मिसालें दी गई, रूसी इनकलाब की मिसाल भी दी गई, चाइनीज इनकलाब की मिसाल भी दी गई, बल्कि माओ जेतुंग का जो कोट है पॉलिटिकल पावर ग्रोस थ्रू द बैरल ऑफ द गन, उसकी भी मिसाल दी गई। ये बातें तो कहा ये गया कि हम पर्ची के जरिए तो नहीं, पर्ची के जरिए इनकलाब आ सकता है, पर्ची के जरिए नहीं आ सकता। ये एक फैक्ट। तो क्या ये एक आफ्टर थॉट, आपके ख्याल में क्या ये एक आफ्टर थॉट थी, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे तो वो कोई एक्सीडेंटली ऐसी गलतफहमी में तो नहीं हो गए थे, वो एक बहुत क्लियर डेलिबरेट डिसीजन था, सही या गलत? उस वक्त भी कुछ लोगों ने एतराज किया था उसके ऊपर, कम्युनिस्ट तहरीक के लोगों ने, लेकिन ये कि एक मेजॉरिटी पार्टी ने जो बहुत इफेक्टिव थी, उन्होंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि पीपल्स पार्टी के साथ वो शामिल हुए। इस दौरान में जो उनके एडवाइजर्स थे, या मेन कुछ एडवाइजर्स जो थे, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया उन लोगों ने, उनमें दो नाम बहुत आते हैं, एक जे रहीम का और एक डॉक्टर मुबश्शिर हसन। और ये दोनों जाहिर है आप जानते हैं कि इनका पुराना एक लिंकेजेस थे तरक्की पसंद तहरीक से, और फिर बाद में तो फैल अब्बास जैसे लोग जो कि ऑर्गेनाइज्ड पार्टी को चला रहे थे,
वो लोग भी बहुत ही अर्ली स्टेज पे शामिल हुए। जब भुट्टो पहली मर्तबा एनएसएफ का डाउ मेडिकल कॉलेज का जो उसका पहला बड़ा जलसा था उसमें उसको इनवाइट किया गया, वो एक पार्टी डिसीजन के तहत इनवाइट किया गया था। ज्यादा गिव एंड टेक था, दोनों को उसमें फायदा नजर आया था। तो भुट्टो ने हाथ बढ़ाया और रिपोर्टेडली महराज मोहम्मद खान से कहा कि मुझे बड़ी मियां से मिलवाओ। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तरक्की पसंद तहरीक और तंजीमों में सबसे मौसर और ताकतवर तंजीम जो कम्युनिस्ट पार्टी का ग्रुप था उस वक्त, जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ था, उसके सरबराह जनाब तुफ़ैल अब्बास थे। और वो पार्टी के और तरक्की पसंद तहरीक के हलक़ों में अमूमन बड़े मियाँ के नाम से पहचाने जाते थे। तो इस गुफ्तगू में बड़े मियाँ का ज़िक्र जब आता है तो वो तुफ़ैल अब्बास के बारे में है। और फिर बड़े मियाँ से मुलाकात हुई, जो उन्होंने अपने बड़े मियाँ ने अपनी ज़बानी भी कहा, अपनी किताब में भी लिखा। और उसमें एक और नाम भी आता है, ठीक है, नूर खान का भी एक रोल था। नूर खान भी एक जमाने में भुट्टो के साथ उन दिनों में क्लोज रहे थे। और नूर खान की तुफैल अब्बास से पुराने ताल्लुकात थे पीआईए के जमाने से। और खाकान अब्बासी के साथ तुफैल अब्बास के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जो शायद खाकान के वालिद बात थे, क्योंकि ये उस वक्त डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे जब नूर खान को मैनेजिंग डायरेक्टर पीआईए का बनाया गया था। और वो एक्टिव एयरफोर्स के उस वक्त थे, उन्होंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट नहीं हुई थी। तो ये सारे कनेक्शंस मौजूद थे जो कि भुट्टो और पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी और तुफैल अब्बास के ग्रुप को क्लोज कर रहे थे। और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी बनी, जाहिर है आपने वो सब कुछ देखा। और पार्टी तो बहरहाल उसको बिल्ड करने में तो बहुत बड़ा रोल था उसका। और ये हकीकत है कि उसको जो गली गली और कूचे कूचे और वार्ड लेवल पे जो बनाया, वो पाकिस्तान की कम्युनिस्टों ने बनाया उसको। तो ये मैं कहना ही चाह रहा था कि ये सारा एक डेलिबरेट कॉन्शियस डिसीजन था। सही था या गलत, कुछ लोग उस पर इख्तलाफ कर रहे थे, लेकिन वो एक बहुत महदूद अकलियत थी जो पार्टी से बाहर हो गई थी, और उन्होंने इख्तलाफ किया कि ये तो बड़ी बुर्जुआ सियासत है और फलाना ढिमकाना है। लेकिन एक मेजॉरिटी पार्टी ने, सबने शामिल हुए, और वो इडियोलॉग्स भी शामिल। तो उस वक्त उनके जहन में क्या था? वक्त भी तो उनके जहन में होगा कि ये पार्लिमानी पॉलिटिक्स है, बुर्जुआ पॉलिटिक्स है, असेंबली की पॉलिटिक्स है, और कभी ना कभी इलेक्शंस भी मुल्क में होंगे। बिल्डअप इसीलिए हो रहा था। भुट्टो ने पूरा जो एक पीपल्स पार्टी और बनाई थी और तहरीक बनाई थी, वो इसीलिए बनाई थी कि अयूब खान को डिसलॉज किया जाए। और अयूब, बिल्कुल एंटी अयूब एक पूरा फोकस था, तो अयूब हटेगा तो असेंबली होगी। असेंबली उस वक्त ही मौजूद थी, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद था 1962 का, जो भुट्टो ने लिखा था। मतलब हम्म कम लोग इस बात को मानते हैं और कहते हैं, लेकिन वो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो ने बनाया था। बिल्कुल सही। अब उस सारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलो, अगर वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होना था तो प्रेसिडेंट का तो होना था। और सबको पता है ये बात, और भुट्टो अपनी किताबों में भी लिखता रहा है कि भुट्टो स्ट्रांगली बिलीव करता था पाकिस्तान के लिए कि वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना चाहिए जिसमें पावर स्ट्रांगली हाथ में हो किसी एक लीडर के। 1972 में भी आके उसने ये कोशिश की थी कि किसी तरह से एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसने कहा ठीक है यार, इन सबको मिला के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो क्राफ्टी तो बहुत था, उसने कहा बनाते हैं, बाद में फिर ले लूंगा पावर्स अपने हाथ में, और उसने ले ली। हम्म कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव होते ही इमरजेंसी के तहत उसने अमेंडमेंट कर दी और पावर ले ली। तो सही कह रहे हैं। भुट्टो को मेरा कहना सिर्फ ये है कि उस वक्त सबको मालूम था कि भुट्टो इलेक्शन आएगा, असेंबली होगी, एक एक गवर्नमेंट बनेगी, लीगल गवर्नमेंट बनेगी, इनकलाब की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, बर्छी से नहीं बनेगी, पर्ची से बनेगी। तो वो क्या सोच रहे थे? और अगर वो सोच रहे थे तो क्या ये आफ्टर थॉट थी बाद में कि यार नहीं, पर्ची नहीं, बर्छी वाला रास्ता इख्तियार किया जाए? मेरा अपना ख्याल है कि इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स के अलावा एक पाकिस्तान की तरक्की पसंद तहरीक की बदकिस्मती कह ले उसको, या जो भी कह ले, कि हिंदुस्तान में एक नक्सलवाड़ी तहरीक शुरू हो गई।
और वो नक्सलबाड़ी तहरीक का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो एक मिलिटेंसी की मूवमेंट शुरू हुई थी। लैटिन अमेरिका में भी हुई थी। वही तहरीक की मूवमेंट जो है वो श्रीलंका में भी हुई थी। जी जी। और रहे। नक्सलबाड़ी तहरीक ने पाकिस्तान के इनकलाबियों को और सारे इस खित्ते के इनकलाबियों को ईस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, नेपाल में, भूटान में एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो मिलिटेंट जो है वो बंदूक के पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ ए गन, जिनका एक वो था मेन थीम, वो लोग पैदा हुए। और उसका असर पाकिस्तान पे भी आया, जिसमें के मेजर इसहाक और अफजल बंगश जैसे लोग थे जो उन्होंने हशनगर और वो शुरू किया। और ये बहुत बड़े तुफैल अब्बास की पार्टी के क्रिटिक भी थे उस वक्त। और इन्होंने सबसे बड़ा प्रेशर आउटसाइड पार्टी इन्होंने बिल्ड किया पाकिस्तान में, जिसमें के बाद में रशीद ग्रुप भी ने भी इन्फ्लुएंस लिया कि जो है वो ये बुर्जुआ पॉलिटिक्स में कब तक हम शामिल रहेंगे और हमें बंदूक के जरिए इनकलाब लाना चाहिए। 70 पे जब 70 के बाद पार्टी में स्प्लिट हुआ और एक बहुत ही मेरे हिसाब से रशीद हसन खान जो है एक बहुत ही, बल्कि रशीद हसन खान ही नहीं, पूरी दुनिया में सारी कम्युनिस्ट पार्टियों में एक स्प्लिट हुआ था उस वक्त। अगर हम देखें ना जी जी। कॉन्टेक्स्ट में, तो एक पहले तो एक 64, 63, 64, 65 में एक प्रो मॉस्को प्रो चाइना स्प्लिट हुआ था। इंडिया में भी सीपीआई और एक सीपीआई मार्क्सिस्ट बन गई थी। 70 में जो ये पाकिस्तान में स्प्लिट हुआ था, ये स्प्लिट इंडिया में भी हुआ था, जिसमें नक्सलबाड़ी तहरीक का बड़ा जोर था। ये वो लोग थे जो कि सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहलाने लगे, जो कि जिनका बहुत ही प्रो चाइना और प्रो चाइना की तरह से आर्म्ड स्ट्रगल और सुर्ख जो है वो अपने बेसेस, रेड बेसेस बनाना और पहाड़ों में चले जाना और लड़ाई लड़ना चाइना और मौजूदों की तरह की, ये वो लाइन थी। इस जी लाइन जी। में इस लाइन में नेपाल में भी स्प्लिट्स हुए थे और श्रीलंका में भी स्प्लिट्स हुए थे, इंडिया में भी हुए थे और बहुत सारे मुल्कों में, मतलब पाकिस्तान में भी हुए थे। और बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे लोग इस उसमें आए थे कि हम क्या बूर्जुआ सियासत कर रहे हैं। कभी हम जो है प्रो मॉस्को वो चले जाते हैं, वली खान की एक तरफ हम दुम छल्ला बन जाते हैं और दूसरी तरफ हम अय्यूब भुट्टो के दुम छल्ला बन जाते हैं। और हम इन दोनों रास्तों से बचते हुए हम इनकलाब का सीधा रास्ता पकड़ेंगे, बंदूक हाथ में उठाएंगे और इनकलाब लेकर आएंगे। इसी में अफजल बंगश और मेजर इसहाक अलग हुए थे, इसी में रशीद हसन खान भी हुए थे। और ये एक एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो थी, एक बहुत अट्रैक्टिव और बहुत वेल मीनिंग लोग थे, अच्छा सोचते थे, लेकिन ये वो नक्सलबाड़ी तहरीक थी पाकिस्तान की, एक समझ लो एक तरह जी की। जी। तो ये प्रेशर बाहर बिल्डअप हो रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में सीपीआई मार्क्सिस्ट का ग्रुप तो अलग हो गया था, लेकिन फिर सीपीआई मार्क्सिस्ट में सीपीआई एमएल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का ग्रुप पैदा हुआ। ये वही जमाना था। और ये वो लोग रेडिकल लोग थे जो नक्सलबाड़ी थे, जिन्होंने नक्सलबाड़ी तहरीक शुरू की बंगाल में, और फिर वो आज तक चल रही है इंडिया में। उसके जो है छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में और इधर उधर वो उनके अपने आज तक आर्म्ड स्ट्रगल चला रहे हैं। तो ये प्रेशर शायद मुमकिन है पार्टी के ऊपर, एक आइडियोलॉजिकल एक प्रेशर आया हो और इनको भी ख्याल हुआ हो कि यार हम शायद गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम इलेक्शंस और पर्ची के रास्ते पे जा रहे हैं। तो मुमकिन है इन सारी चीजों का कंबाइंड इफेक्ट हुआ हो और पार्टी में एक स्प्लिट आनी शुरू हो गई हो कि कुछ लोग कह रहे हो कि यार नहीं, इनकलाब इनकलाब और पर्ची नहीं पर्ची। और उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे, मेजर इसहाक जैसे, उन्होंने मजदूर किसान पार्टी में हशनगर में तहरीक भी शुरू कर दी। और रशीद हसन खान बाद में यही कह के अलग हुए और मालाकंड चले गए कि मैं इनकलाब वहां पे पहाड़ों में जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। और मेरी और अली यावर की, हम लोग एक दफा गए थे तो मालाकंड में रशीद हसन खान से मुलाकात हुई। वो पूरे गोरिल्ला बन के आए थे उस वक्त हमसे मिलने के लिए एक जगह पे खुफिया तौर पर। तो वो माइंड सेट जो था वो वहीं से शुरू हुआ था।
जो 70s तक चलता रहा, 75 तक चलता रहा, लेकिन स्टार्ट तो वो 69 70 से शुरू हुआ था। बिल्कुल और सही है। आप यही वक्त था जब पीपल्स पार्टी का इलेक्शन, हाला कॉन्फ्रेंस हुई थी और भुट्टो ने कहा जी इलेक्शन जी लड़ना है, और पार्टी ने कहा कि नहीं हम तो इनकलाब लाएंगे, क्योंकि उन्हें सुर्ख इनकलाब हर तरफ दिख रहा था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सही 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 आपने अदा किया इसका। और यकीनन जो है नक्सलबाड़ी वालों का असर भी जो है हमारे इडियोलॉग्स पे रहा होगा। तो ये इसमें जो पार्टी, ये आफ्टर थॉट ही हम कहेंगे, शुरू में जो है वो पार्टी का जो अ, था, जैसा कि मुझ तक बात पहुंची थी कि ये हम जो है इसको ऐसे हमें एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए और लोगों को जो है मुतहर्रिक करने के लिए चाहिए। और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से हमें खुली छूट होगी, हम जो कहना चाहें हम कहेंगे। वो भुट्टो ने कई दफा कहा, कई मौके पे कहा, मगर बड़ी क्लेवरली कहा, मुझसे भी कहा। इसमें मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ कि गुजरात में, जिसमें मेराज भी गए थे, तारिक अजीज भी गए थे, अच्छा जलसा हुआ था। अ, मेरा ख्याल है उस पग्गा वाला नाम, पूरा नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, यूसुफ पग्गा वाला या क्या, वो उस वक्त गुजरात के प्रेसिडेंट थे वहां पे, गुजरात डिवीजन के। तो वहां पे जो है वो उन्हीं के घर पे जो है ना फिर सारे लोग मिलने आए, उसमें फजल लाई जो बाद में प्रेसिडेंट बना वो भी मिलने आया। उस उस मीटिंग में मजदूर भी और पुराना कैडर भी, वो जो जियाले थे पीपल्स पार्टी के, या जो लोग थे जो किसान, मजदूर किसान राज की भी बात करते थे, वो भी थे। तो मतलब है वो दोनों से, अब दोनों ग्रुपों को भुट्टो ने कैसे डील किया। एक एक आया तो उनके साथ और भी कुछ जो वहां के इलाके के जमींदार लोग होंगे, तो उन वो कहने लगे जी कि आपके यहाँ तो जो है नारा लग रहा है जेड़ा वावे वही खावे, तो फिर हमारी जमीनों को क्या होगा। तो भुट्टो ने कहा कितनी है तुम्हारी जमीन, बताया उन्होंने कि ये मेरी कितनी है, आपकी तो बहुत ज्यादा है, फिर परेशान क्यों, ये उसने कह के उनको तसल्ली करा के भिजवा दिया। आई वॉज देयर। दूसरा ग्रुप आया, उन्होंने कहा कि जी ये जो है सारा, ये तो हम अवामी पार्टी बनाना चाह रहे हैं, मजदूर किसान की पार्टी बनाना चाह रहे हैं, आप इन इन लोगों को, अच्छा वो इन लोगों को ले रहा था इलेक्शन के लिए, ये जो फोर सी कर रहा था ना, इसलिए वो उनको वहां के इलेक्टेबल्स के तौर पे वो उनको ले रहा था। उस ग्रुप को भुट्टो ने कहा कि भाई तुम किसान राज चाहते हो ना, किसान राज कैसे आएगा, किसानों में जाओगे तो आएगा, ये पार्टी में आ जाएंगे तो तुमको जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम जाओ अपनी बात करो। ये बैठा है ना, ये करता है मेरे जलसे में अपनी बात, मैं तो नहीं रोकता इसको। कल वो पार्टी में आ जाएंगे, आप उनके 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 इलाके में जाओगे, ऐसे जाओगे तो वो तुम्हें घुसने नहीं देंगे, पार्टी में होंगे तो तुम उनके स्टेज पे बैठे होगे, करो अपनी बात, चलाओ। फिर जब वो चले गए तो कहता है सर डिड आई डिड द राइट थिंग। अब मैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ही वाज सो क्लेवर, ही डिड सो क्लेवर। हाँ, लेकिन एक मैं वही मानना चाहता हूँ कि ये बात इन लोगों ने भुट्टो से तय भी कर ली थी और भुट्टो का इतराज भी कोई नहीं था। आप करें, कर रहे थे सब। तो ये पार्टी के उस वक्त की सोच के हिसाब से ये था कि हम जो है पार्टी को जो है ना अवाम में ले जाएंगे। और एक मौके पे किसी ने ये भी कहा, जब लोगों ने शिकायत की करनी शुरू की कि भाई ये आप जैसे आपको मालूम है कि क्या कर रहे हैं, तो कहने लगे कि भाई सोशलिज्म का लफ्ज हम अपने क्लोज डोर मीटिंग्स में इस्तेमाल करते थे, अब सोशलिज्म का लफ्ज जो है अवाम में इस्तेमाल हो रहा है और हर एक की जबान पे जा रहा है। पहले तो हम अपने आप को मुतारफ तो कराएं। ये एक सोच, और मेरा ख्याल है कि आई थिंक बिल्कुल सही थी कि भाई हम अपनी बात तो लोगों तक पहुंचाएं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना। फिर जब ये इलेक्शन का वक्त आया तो उस वक्त यही बात आई कि भाई हम बाहर रहकर, असेंबलियों में नहीं, असेंबलियों से बाहर रहेंगे, ये लोग जो है
डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो हम अवाम को लेके चलेंगे। यहाँ मिसकैलकुलेशन थी उन लोगों की। उस वक्त हम इक़्तिदार पे कब्जा कर लेंगे, इनकलाब ले आएंगे। हाँ, उस वक्त ये गलत सोच थी। तो ये गलत सोच थी। अच्छा, इस सोच के हमें लोगों में जो लीड कर रहे थे उस वक्त मिनाज बन्ना कर रहे थे। अच्छा। मेरी इतला के बाद मेरे मिनाज बन्ना, जबकि महराज जो है वो तो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, शमीम जैनुद्दीन भी लड़ना चाह रही थी, लाहौर मुल्तान से भी, इधर से उधर से, हर जगह से लोग। बल्कि मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं। भुट्टो ने मुझे जो है ये पिंडी एयरपोर्ट पे मेरे गले में हाथ डाल के एक तरफ ले गया मुझे ना, मेरे कंधे पे हाथ रख के एक साइड कोने में, और जब मुझे कहने लगा या कि भाई इसको बड़े मियाँ को समझाओ, बड़े मियाँ को समझाओ। मैंने कहा क्या? तो मेरा ख्याल अंग्रेजी में बोला या उर्दू में, मफहूम में बता रहा हूँ। तो वो जो है कि भाई ये मैं जिसकी रेड बुक ये पढ़ा रहा है ना, मैं उसके साथ मीटिंग कई दफा कर चुका हूँ। और ये जो ये कर रहे हैं ना, ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने का, इनको कहो भाई क्या मसला है, क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने पता नहीं इतनी सीटें ऑफर की थी, 13 या 14 या 15, 22, बड़े मियाँ 22 बता रहे थे। 22 होंगी। तो वो कहने लगा अगर ये कम है तो मैं तुम्हें खुला नोट दे रहा हूँ, तुम मुझे लिस्ट बना के दे दो MPs MNAs के टिकट के लिए, जहां से जिसको कहोगे मैं दूंगा टिकट। और वो लेना चाहिए था। देखो यार, उस वक्त की असेंबली की तादाद देखो, अगर उसमें ये 25-30 सीटें भी ले लेते बहुत था तो यार ये पाकिस्तान की तारीख डिफरेंट हो जाती। अच्छा, मैं मुकम्मल कर लूं फिर भूल जाऊंगा। तो फिर मुझसे कहने लगा, मैंने कहा कि जी चले ठीक है, मैं समझाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा बड़े मियाँ से। तो आप जो है मतलब है कि आपका इसरार है, आपके पास पार्टी के भी तो और भी तो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो आप कैंडिडेट्स की तो कमी नहीं है। कहने लगे कैंडिडेट्स मेरे पास कम नहीं है, कैंडिडेट्स बहुत है, मगर इन भेड़ बकरियों को कौन संभालेगा? सही कह रहा था, वो बहुत समझदार आदमी था, बहुत ज़हीन आदमी था। जाया हो गया, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वो जाया हो गया। बहुत अच्छा है वो था। तो ये जुमला उसने इस्तेमाल किया कि ये भेड़ बकरियां जो आ रही हैं इनको कौन संभालेगा? पॉलिटिकल वर्कर्स तो तुम्हारे पास हैं, पॉलिटिकल माइंड रखने वाले लोग। और ये इन्होंने ना सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट की हसन, फिर ये हुआ कि जब वो पावर में आ गया तो उसको ये भी मालूम था कि असल वर्कर्स तो ये हैं, और कल अगर खतरा बनेंगे तो यही बनेंगे। तो सबसे पहले उसने इन्हीं का सफाया किया। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट यही थे, और तो कोई था नहीं थ्रेट उसके लिए। जब ये बात हुई, ये पार्टी को मैंने रिपोर्ट की, मैंने कहा कि भाई ये कह रहे हैं भुट्टो, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा मेरा भी ख्याल है कि भाई हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब हम यहाँ तक पार्टी को लेके आए हैं, हर जगह हमारे पास लोग मौजूद हैं, पार्टी में उसका कोई जो है ना मजबूत जवाब नहीं दिया। पार्टी में वही ग्रुप जो है वो कहने लगा भुट्टो की फट रही है, ये बाहर रह जाएंगे तो मेरे लिए मुसीबत बनेंगे। वो इसलिए ला रहा है, वो समझ रहा है। तो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी में लोग थे, मतलब जैसे आपने कहा कि महराज मोहम्मद खान, डॉक्टर शमीम जैनुद्दीन, आई एम श्योर, और दूसरे खुर्शीद हसन मीर, और ये सारे डॉक्टर मुबशिर हसन जो बाद में भी पीपल्स पार्टी के साथ रहे, ये लोग फेवर में होंगे यकीनन। तो एक बड़ा क्राउड जो मास फ्रंट पे था पीपल्स पार्टी का या पीपल्स पार्टी से कनेक्टेड लोगों का, जिसमें सफदर मीर होंगे, अशफाक होंगे, ये सारे लोग श्योरली चाह रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी का साथ दिया जाए और इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए। उसमें उनकी अपनी पर्सनल एम्बिशंस भी होंगी। हर एक चाहता है कि भाई जरा प्रोमिनेंस मिले, कल MNA बन जाएंगे, MPA बन जाएंगे, असेंबली में आएंगे, आगे पीछे कुछ मामला ठीक हो जाएगा। तो नथिंग रॉन्ग इन इट, मतलब ठीक है, बुर्जुआ पॉलिटिक्स का ये एक पार्ट है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन यही जो है
वो लोग जो कि नहीं चाह रहे थे उसमें, जैसे आपने कहा मिनहाज बरना एक प्रोमिनेंट लोग थे, और कौन लोग थे जो कि इसके खिलाफ थे, और फाइनली पार्टी पे उन्होंने शब्बर ही, नकवी, पार्टी में फैसला तो उन्हीं की बेसिस पे हुआ, प्रिवेल तो वही कर गए ना। प्रिवेल वही कर गए। मुझे मुझे कुछ चंद नाम याद है, उसमें शब्बर नकवी भी थे, जैनुद्दीन खान लोधी भी थे, और इसके अलावा भी जो यहाँ पार्टी के कुछ लोग थे। अच्छा, एट ए लेटर स्टेज मेरे, जब ये इस पे बहस काफी हो गई, तो बड़े मियाँ ने, अब पता नहीं, अब ये तुम्हारे भी नॉलेज में होगा किसी हद तक, या हो सकता है मुझसे ज्यादा नॉलेज में हो। बड़े मियाँ ये कहने लगे कि देखो, मैं पार्टी का हेड था, मुझे पार्टी चलानी थी, मैं नहीं चाहता था कि पार्टी डिवाइड हो। जो तुम कह रहे हो वो सही है, मैं खुद मेरी खुद ये राय थी, मगर पार्टी की अक्सरियत, जिसको लीड में नहाज बरना कर रहे थे, शब, शब्बर नकवी, जैनुद्दीन, और पता नहीं किसके किसके 4-5 नाम लिए, ये लोग जो है ये बर्छी वाली बात कर रहे थे, पर्ची नहीं बर्छी। हाँ, ये वो असल में नक्सलबाड़ी अच्छा, इन्फ्लुएंस आ रहा था ये। हाँ, तो कहने लगे कि भाई मेरे पास वो लोग मेजोरिटी में थे, मुझे मेजोरिटी का डिसीजन मजबूरन मानना पड़ा, नहीं मानता तो पार्टी टूट जाती, मैं पार्टी नहीं तोड़ना पार्टी तो चाहता। फिर भी टूटी, पार्टी तो फिर भी टूटी, लेकिन उस ये वक्त कि टूटती तो ज्यादा हाँ, अच्छा था, उस वक्त ज्यादा टूटती अच्छा, तो ज्यादा अच्छा था। ज्यादा अच्छा। ये पार्टी तो के जो आइडियोलॉग्स है ना, ज्यादा यही टूटते, इनकी कोई फॉलोइंग नहीं थी, मास फॉलोइंग रहती पार्टी के पास, जो कि हाँ, बहुत सारे लोग जो कि पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो रहे थे, स्टेज पे जा रहे थे, ये लोग तो उसके साथ होते। महराज मोहम्मद खान साथ होता, देखो महराज मोहम्मद मेरा खान से तो आप लोगों ने खुद जाके इस्तीफा दिलवाया, हाँ, वो तो जेल में था, इस्तीफा दिलवाया कि नहीं तुम करो साथी, और उस बेचारे ने कर भी दिया। हम्म, मतलब मैं उसकी और की जहनी सलाहियतों पे कोई मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन कम से कम उस हद तक तो उसने किया कि उसने उस वक्त इस्तीफा भी दे दिया। हम्म, और हालांकि बाद में फिर वो मिनिस्टर बन गया जाके। हम्म, तो ज्यादा ऑनरेबली सब लोग होते, अगर उस वक्त 25-30 सीटें पकड़ लेते, हम्म, तो इतना बड़ा स्ट्रांग ग्रुप बन जाता है अंदर पीपल्स पार्टी के, कि ये उसको पीपल्स पार्टी को इस तरह से फाशिज्म की तरफ नहीं जाने देते, या कम से कम मेजर फाइट तो होती पाकिस्तान बिल्कुल, में, इतनी आसानी से तो नहीं होता बिल्कुल। वो। बल्कि एक स्टेज पे तो एक स्टेज पे भुट्टो ने जो है वो, बल्कि मुझसे, अच्छा, उस पे भी मैंने बड़े मियाँ को फिर बताया कि भाई वो ये कह रहा था कि भाई मुझे पंजाब में भी खर को बैलेंस करने के लिए जो है ना, एक पंजाब की जो है ना पॉपुलर लीडरशिप चाहिए। तो मैंने तो कुछ नहीं उसका उस पर जवाब दिया, तो फिर जो है वो कहने लगा, हाँ तुमको गवर्नर बनाएगा ना। हाँ। नहीं खैर, ये मतलब मैं उनके बड़े मियाँ की नीयत पे बिल्कुल शक नहीं नहीं, करता, नियत में लेकिन शक तो नहीं है, बहुत अच्छा बड़ा नहीं, गलती, बहुत बड़ी गलती अच्छा, है, बड़े बहुत मियाँ के, बड़ी ठोकर। मैं शायद ये बात उनकी सही हो कि वो प्रेशर में आ गए थे, हाँ, क्योंकि सारे, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारे यानी इंडिया हर तरफ जो है वो एक ये नक्सलवाड़ी इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था, और ये चाइना से आ रहा था। हाँ, देखो तुम्हें याद होगा, चाइना में भी जो है वो कल्चरल रेवोल्यूशन की एक एक्सट्रीम थी, लेन पियाओ का एक वो लाइन चल रही हम्म, थी, ये सब एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस था, जिसने पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों में एक दरार डाली हम्म, थी। हम्म, इंडिया में भी सीपीआईएम टूट गई हम्म, थी, सीपीआईएमएल बन गई थी। उधर न सिर्फ बंगाल में नक्सलबाड़ियों की बनी थी, बल्कि केरला में और जो है तेलंगाना में, हर जगह लोग टूट गए। हम्म, उनका एक बहुत बड़ा सेक्शन सीपीआई मार्क्सिस्ट का टूट के निकल गया था, इन नौजवानों के हाथों में चला गया था, जो अपने अपने गांव देहातों में सुर्ख रेड बेसिस बनाने निकल हम्म, गए। क्या नतीजा निकला यार, उन सब का सब मारे सब गए, मारेगा, सब मारेगा। सब मारे गए। हम्म, यहाँ हमारे यहाँ क्या हुआ, हमने हर्षनगर में जाके जो है बंदूक उठा ली, उसके बाद घुस भर दिया पुलिस ने, यार फौज तो दूर की बात है, पुलिस ने ही घुस भर दिया, हम्म, कुछ था नहीं हमारे हाथ हाँ में। सही, 4 बंदूकें हाथ में लेके हमने समझा कि हम इनकलाब ले आएंगे, पहाड़ पे चढ़ गए। मैं रशीद हसन खान से मालाकंड में मिला था, पहाड़ पे से उतर के आए थे वो, और वो बिल्कुल समझ रहे थे कि मैं पठान हो गया हूँ, पठान की टोपी पहने हुए, और बस वो ऐसा लग रहा था कि ये आदमी समझ रहा है अपने आप को हम्म, कि रेड बेस में इन्होंने बना लिया है, हाँ, और माओ जेतुंग है। मतलब वो हाँ, ख्वाबों की दुनिया में लोग चले गए, और उस चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। रोमांटिसिज्म का शिकार हो गए। हाँ,
बिल्कुल, और उसके प्रेशर में बड़े मियाँ भी आ गए और उन्होंने अच्छा, भी विड्रॉ कर दिया। बड़े मियाँ की मैं एक बात कहूँ कि बड़े मियाँ ने उसमें जब जब ये बात मुझे बताई कि ये लोग और ये और मैं पार्टी नहीं तोड़ना चाहता, तो कहने लगे मैंने कहा फिर आप क्यों नहीं कहते कि भाई ये, कहने लगे नहीं, मैं एज ए पार्टी हेड, मैं पार्टी का जो डिसीजन हो गया उसको मैंने फॉलो करना है, वो मेरा भी डिसीजन है, मैं उसको ओन करूंगा, चाहे नहीं लोग नहीं, मुझे बुरा कहें या है। लेकिन यार अब देखो 64 65 में भी तो पार्टी स्प्लिट हुई थी ना, और हम्म लोगों ने हिम्मत करके स्प्लिट कर ली थी कि ठीक है यार, हम अलग होते हैं, हम नहीं साथ रहेंगे। इंडिया हम्म में भी हुई थी, सीपीआईएम के लोग निकल गए थे और हाँ उन्होंने अलग कांग्रेस की थी जाके। हम्म हालांकि मेजोरिटी इंडिया में जो है वो उधर चली गई थी, हम्म मॉस्को के साथ। ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी चली गई थी, लेकिन मोहम्मद तोहा और बारिन दत्ता और ये लोग जो है इन्होंने अलग हो गए थे, ये माइनॉरिटी में थे। पाकिस्तान में प्रो हम्म चाइना मेजोरिटी थी, जी लेकिन जी ईस्ट पाकिस्तान में प्रो चाइना माइनॉरिटी थी। हम्म वहां पे मेजोरिटी प्रो मास्को चली गई थी, हम्म हमारे यहाँ प्रो मास्को माइनॉरिटी में थे। लेकिन माइनॉरिटी में थे। एक प्रिंसिपल स्टैंड लिए कि पार्टी टूट गई तो टूट गई, क्या करे। हाँ तो नहीं, टूट जाती यार, मैं उस वही वक्त भी कहता टूट जाती साली, बाद में भी टूट गई। जैनुद्दीन खान लोधी कहाँ रहे आपके साथ, रशीद हसन खान कहाँ रहे आपके साथ, हाँ मेजर इसहाक कहाँ रहे, सब निकल गए गालियां बक के, हाँ सही इनकलाब बात लाने के लिए सब चले गए। हाँ खैर, तो अब ये मेरे हिसाब से एक इतना इम्पोर्टेंट वो था फैक्टर पाकिस्तान की तरक्की पसंद तहरीक का, कि एक ये पाकिस्तान की तरक्की पसंद तहरीक अपने पीक पे पहुंची थी उस जी हाँ वक्त, 68 से 70 तक। हम्म इससे ज्यादा इतनी पीक पे कभी ना पहले गई थी ना उसके बाद गई, और उसके बाद जो डाउन हिल नीचे स्लाइड हुई है, हम्म तो विद इन फ्यू इयर्स 3 4 साल में मलिया मेट कर दिया भुट्टो ने। 72 में जैसे ही वो हाँ आया, उसने मारपीट शुरू की, 70 पार्टी खत्म हो चुकी बिल्कुल थी। खत्म हो गई। तो वो और उसमें मतलब हम इसीलिए सस्टेन नहीं कर सके कि हमारी स्ट्रेंथ नहीं रही थी। हम्म अगर हम असेंबली में बैठे होते हमारे 20 25 लोग, तो ये नहीं ये होता, पार्टी नहीं हो खत्म ही नहीं होती। सकता था, हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो तो मैं मेरी जब बात हुई, मैं दोपहर अब्बास से जब बात हुई इस मौजू पे, तो दोपहर अब्बास कहने लगे कि भाई मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। ये बात की बात है, मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। मैंने कहा देखिए, लोग तो ये कहते हैं कि दोपहर अब्बास ने गलत फैसला किया। कहने लगा नहीं, मैं तो इलेक्शन के हक में था। मैंने कहा तो फिर? कहने लगे मेजोरिटी में दूसरे ग्रुप से, मैं सेंट्रल कमेटी में नहीं था, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने लोग और कौन कौन थे। तो कहने लगे मेजोरिटी ग्रुप और एक वो जो ग्रुप था वो उसके अंदर जो है वो प्रिवेल कर गया, और उसने जो है, मेरे पास जो है चॉइस नहीं थी। मैं वरना पार्टी टूट जाती। मैं पार्टी को बचाना चाहता था, मैं पार्टी के लीडर के हैसियत से, ठीक है, मैं पाबंद भी था कि मेजोरिटी के डिसीजन को फॉलो करूं। तो बाहर जाके तो मैं यही कहता था कि हाँ ये हमारा डिसीजन है। मैं तो ये नहीं कह सकता था कि भाई मैं इसका हामी नहीं हूं। तो मैं इसलिए जो है इस डिसीजन को जो है ना हर जगह कैरी करता था और किसी से डिस्कस करता था। लेकिन ये बात तो फैल अब्बास ने अपनी किताब में नहीं लिखी। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखें, बाद में उस वक्त के हालात में बहुत सारे फैसले होते हैं, बाद में आदमी कहता है कि हाँ ये हमने सही किया, ये गलत किया। बज़ाहिर अपनी उस किताब और याददाश्तों के हिसाब से तो फैल अब्बास आखिर तक इस पे कायम रहे, कि उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि ये फैसला कि हमारी गलती हो गई हमारी। लेकिन जैसे मगर ये है कि आप खुद उनके साथ रहे, लेकिन आज आपका ख्याल है कि वो गलती थी। वो मैं गलती थी। उस वक्त बिलीव करता रहा कि पार्टी ने उस वक्त जो किया ठीक किया। आज मैं समझता हूँ कि पार्टी की एक बड़ी फंडामेंटल गलती थी वो, कि वो उन्होंने पीछे हट गए और या यूं समझ लें कि मिसमैनेज किया। और मेरा अपना ख्याल ये, जितना मैंने थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट पार्टी की तारीख को समझने की कोशिश की है, कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और पाकिस्तान ने रिपीटेडली, एक दफा नहीं, ये रिपीटेडली कई मर्तबा किया है। ये हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीख में ये सवाल बार बार आया है, एक दफा नहीं आया, कि यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए, बुर्जुआ पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहिए,
और फिर साइकिल आता है कि ये बहुत बड़ी गलती हुई और हमें नहीं करना चाहिए, और तनकीद हुई, खुद तनकीद हुई, और पार्टी अलग हो गई और गद्दार कहा गया जिन लोगों ने इख्तलाफ किया। फिर 5 साल के बाद पहली मर्तबा, शायद आपको मालूम होगा, 1926-27 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नई नई बनी थी, और इन्होंने फैसला किया कि यूनाइटेड फ्रंट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और ये सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है, देखिए उस जमाने में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल थी, थर्ड इंटरनेशनल। ये फैसला कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लेवल पर होता था, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने यह फैसला किया था कि तमाम मुल्कों में जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, इनमें चूंकि पूरा सनती इनकलाब नहीं आया है, इसलिए, और ये एग्रेरियन और एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हैं, ये लेनिन का एक वो था थीसिस, और इसमें एम.एन. रॉय शामिल थे, और इसमें जो है वो पहले डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जो है वो आना जरूरी है, और उसके लिए कौमी सरमायादार के साथ इत्तेहाद होना चाहिए। ये थ्योरी वहां से शुरू हुई। इसी के मुताबिक चाइना में इत्तेहाद बना, इंडिया में इत्तेहाद बना कांग्रेस के साथ, 1925-26 में इत्तेहाद किया। 27 में चाइना में चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों को उस यूनाइटेड फ्रंट में होने के बाद बहुत जबरदस्त मार पड़ी। शंघाई का मैसाकर आपको ख्याल होगा, जिसमें कम्युनिस्टों को बिल्कुल उन्होंने खत्म करके रख दिया, और कम्युनिस्ट भागे वहां से और देहाती इलाकों में और छुपे। उस वक्त कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में एक डिबेट शुरू हुई कि ये हमारी पॉलिसी जो थी इत्तेहाद करने की कौमी बुर्जुआजी के साथ, ये सही थी या गलत थी। और एक एक्सट्रीमिस्ट जो है वो व्यू आया कि ये पॉलिसी ही गलत थी, हमें करना ही नहीं चाहिए, और हमें अपने बल के ऊपर इनकलाब लाना चाहिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने तय कर लिया कि तमाम मुल्कों में जो है वो जो भी यूनाइटेड फ्रंट बने तोड़ दिए जाएं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था कि मार पड़ी हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को डायरेक्टिव आया कि आप जो है कांग्रेस से अपने इत्तेहाद तोड़ दें। वो यहाँ पे डिबेट हुई, कुछ लोगों ने कहा कि यार ये तो गलत है, इसमें तो नुकसान होगा, हमें तो एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हमने ये मजदूर किसान पार्टियां बनाई हुई थी इन्होंने एक विद इन कांग्रेस, उनका नाम था वर्कर्स पेजेंट्स पार्टीज, जो सब्सिडरी के तौर पे काम करती थी कांग्रेस के साथ, और ये ज्यादातर कम्युनिस्टों के हाथ में थी। इनके थ्रू वो अपनी बात करते थे, जैसे बाद में किसान कमेटियां भी बनी। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे हाथ से प्लेटफॉर्म निकल जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के डायरेक्टिव्स बार बार आए कि आपने अब तक ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया, फौरी तौर पर तोड़ें और ये पार्टियां खत्म करें जो यूनाइटेड फ्रंट की बनी हुई है। 1928 में 28-29 में इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने फाइनली वो तोड़ दिया, और कांग्रेस ने जब पहली दफा 1930 में जो है वो इंडिपेंडेंस इंडिया का रेजोल्यूशन पास किया, जो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस की पार्टी में अप्रूव हुआ, जिसपे 26 जनवरी आज भी इंडिया में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है वो जैसे करारदाद पाकिस्तान 1940 की 23 मार्च की है, इंडिया की 26 जनवरी 1930 का वो रेजोल्यूशन है जिसमें कांग्रेस ने अप्रूव किया कि अब हमें सुराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं लिखते, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है जो उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 6 वॉल्यूम में अपनी तारीख छापी है। उसमें लिखा है कि कम्युनिस्टों ने उस पूरी तहरीक की मुखालफत की, जलसों में जाके उसको डिसरप्ट किया, उसके खिलाफ मुजाहिरे किए, जो कांग्रेस कर रही थी मुकम्मल आजादी की, क्योंकि इन्होंने फैसला ये किया हुआ था कि कौमी बुर्जुआजी के साथ और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। वो एक एक्सट्रीम उसमें थे, स्विंग जो था, जैसे इनकलाब वाला स्विंग था, वो पर्ची नहीं बर्ची वाला स्विंग था। जब इन्होंने ये आइसोलेट हो गए कांग्रेस से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस और फलाने कॉन्स्पिरेसी केस बनाए इनके ऊपर, और सारी की सारी लीडरशिप जो है वो अरेस्ट हो गई 1929।
और उसके बाद 34 में जब ये लोग बाहर निकले हैं तो इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने और इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ने, उस वक्त हिटलर जो है वो आ चुका था जर्मनी में 1933 में, तो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टियों ने तय किया कि ये जो है फेशिज्म फैल रहा है और कौमी सरमायादारों के साथ इत्तेहाद जरूरी है, और पहले जो हमने किया था वो गलत किया था, इत्तेहाद तोड़ दिए थे। फिर दोबारा फैसला हुआ कि यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए। 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दोबारा कांग्रेस के साथ इत्तेहाद बनाया और उसके तहत 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। फिर 1939 में फैसला आया कि जी ये कांग्रेस के साथ इत्तेहाद गलत किया था और तनकीद हुई, खुद तनकीद हुई, तोड़ दो, इनकलाब इनकलाब, फिर तोड़ दिया। फिर जो है 1946 में दोबारा इत्तेहाद किया। तो ये कहानी जो है कि पाकिस्तान की कम्युनिस्टों की तारीख जो है 1926 से चल रही है। कि जब ये जो है वो जेनेटिक डिफॉल्ट है। मैं जब कहता हूँ ना कि जब ये लोग बहस करते हैं कि जी ये भुट्टो के साथ शामिल हुए थे तो गलत हुए थे, कुछ कहते हैं सही हुए थे, कुछ कहते हैं यार इमरान खान के साथ शामिल होना ये तो गद्दारी है, ये कैसे हो सकता है। तो ये कहानी तो 1926 से चल रही है, 25 से, और हाँ, हर दफा ये साइकिल चलता है, तनकीद खुद तनकीद का। पहले शामिल होते हैं, जब शामिल हो हाँ, जाते हैं तो आखिर में जब जब उसके फल हाथ में आने आते हैं तो बकरी बन के निकल जाते हैं, कहते हैं नहीं 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 ये तो गलत हुआ और इनकलाब हम्म। लाएंगे। फिर मार पड़ती है, दोबारा शामिल होते हैं, इत्तेहाद बनाते हैं, फिर बकरी बन जाते हैं। तो भाई हम तो आदी हो गए इस चीज। नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ है। खैर अब्बास से जो है ना एक मौके पे बात हुई, काफी 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 बाद में हुई, जब मैं कराची में मूव हो गया था, उस वक्त की बात है। तो बहरहाल ये आपने उस वक्त जो फैसला किया तो कहने लगे मैं मजबूर था, पार्टी टूट जाती। फिर उन्होंने वही बात दोहराई, पार्टी टूट जाती, मैं पार्टी पार्टी चीफ के ऐसे से मुझे पार्टी बचानी थी। तो मैंने कहा पार्टी तो टूट गई, अब भी तो टूट गई ना, अब आप कहाँ खड़े हैं? अच्छा, उस वक्त वो बिल्कुल मतलब है, चंद चंद लोगों के अलावा उनके गिर्द कुछ था ही नहीं। मैंने कहा अब कहाँ खड़े हैं आप? मैंने कहा अगर उस वक्त पार्टी टूटती और इस इशू पे टूटती तो हम बहुत आगे जा चुके होते, इसलिए पीछे नहीं गए होते। तो उसको उसको कहा कुछ लेकिन नहीं आपको जुमला। याद होगा शायद 1973 का जून जुलाई का महीना था, आपने ही शायद, मेरा ख्याल है कि आपने इनिशिएटिव लिया था कि एक इत्तेहाद असगर खान के साथ किया जाए। इस सिलसिले में आपके साथ मैं, आप, अली यावर और तुफैल अब्बास, हम असगर खान से मिलने गए थे और एक पार्टी का डॉक्यूमेंट बना था उस पर। बात हुई थी, ये बात हुई थी और बिल्कुल हुई थी, और हम लोग गए भी थे। और वो नाजमाबाद के ब्रिज के नीचे कहीं पे घर था वो, हाँ जो बिल्कुल जो बिल्कुल, ब्रिज के जैसे ही शुरू होता है कॉर्नर पे, वहां पर उसका घर था, कॉर्नर पे। और अजहर खान उसके आके ठहरते थे। नई नई उन्होंने तहरीक इस्तिकलाल या पार्टी कौन सी बनाई थी और उसका वो तहरीक जनरल इंसाफ। सेक्रेटरी था। अफजल अफजल नाम था उसका, अफजल पता नहीं पूरा नाम याद नहीं आ रहा, चौधरी अफजल खान, सराय आलमगीर का था उसमें। जो है वो अजहर खान से भी चूंकि तोफैल अब्बास के पुराने ताल्लुकात थे, पुराने पीआईए के ताल्लुक। जमाने के, डिटेल उसकी याद नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना याद है कि वो एक जनरल प्लेजेंट्रीज और जनरल बातें, सियासत भुट्टो के खिलाफ बिल्ड किया जाए, और उसी तरह के वादे वईद हुए थे जैसे भुट्टो के साथ कभी हुए होंगे। और अजहर खान को उम्मीद ये थी कि ये लोग आ जाएंगे तो मुझे भुट्टो की तरह से कंधे पे उठा के और इक़्तिदार तक ले जाएंगे। और पार्टी को शायद ये उम्मीद थी कि इस बहाने अब हम जो गलती हमने भुट्टो के साथ कर ली वो इसके साथ नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है इस दफा, मैंने उस वक्त भी, मुझे याद है कि उस वक्त उस मीटिंग में तो नहीं, लेकिन जो हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें वो डॉक्यूमेंट अली यावर लेकर आए थे और वो पढ़ा गया था डॉक्यूमेंट, जो पार्टी लाइन आई थी इत्तेहाद की, तो मैंने उस पर एतराज किया और मेरा ख्याल ये था और कि अजहर खान इज नॉट दैट गुड चॉइस। ये वो भुट्टो वाला फिनोमिना नहीं है, और भुट्टो की चीज को रिक्रिएट करने की जो पार्टी कोशिश कर रही है ये नहीं होगा, इट्स अ बैड चॉइस। अजहर खान इंट्रिंसिकली ऑन हिज ओन
भुट्टो के मुकाबले में कुछ भी, और एज अ पर्सन भी अच्छा नहीं है, मेरी जाती राय है, ठीक है, एज अ पर्सन वो अच्छा नहीं है। खैर भुट्टो भी अच्छा नहीं था जाती तौर पर तो, लेकिन भुट्टो बहुत ज्यादा शार्प था, क्लेवर था, पॉलिटिकल चीज को समझता था, और बहुत ज्यादा टैलेंटेड और बासलाहियत था। जो अजहर खान गुग्गू था। बिल्कुल उसको जो तकरीबन यही उसको जो उसको जो वो भुट्टो कहता था आलू, वो आलू था। आलू था। वो आलू था। एक तो मेरा ये था कि ये राइटिस्ट इंक्लिनेशन वाला आदमी है, और दूसरा ये था कि ये नॉन पॉलिटिकल है, ये इज नॉट ए पॉलिटिकल। उसमें जान ही नहीं थी। हाँ, पॉलिटिकल उसमें है ही नहीं, तो जान ही नहीं। तो बिल्कुल आप वाली बात, जो वो बैड चॉइस वाली बात थी, तो मैंने तो ये अपने दिए से कमेंट्स, तो बस तो उसके बाद मेरा ख्याल रह गया मामला। फिर मुझे आज भी याद है अली यावर से काफी बहस हुई इस मेरा ख्याल है आगे। उनके घर से उठ के फिर हम तो फैल अब्बास के घर पे नहीं आ गए थे डायरेक्ट। वहां गए थे, हाँ वहां भी गए थे। फिर वहां बैठ के डिस्कशन हुई कि भाई क्या क्या आप लोगों का। हाँ, वो सब कुछ हुआ था, लेकिन बाद में फिर एक जकी अब्बास ने एक डॉक्यूमेंट लिखा था, मतलब वो जकी अब्बास ही लिखते थे पार्टी डॉक्यूमेंट जो, हाँ, लेकिन वो सेंट्रल हाँ, कमेटी या पॉलिट ब्यूरो में फाइनल होने के बाद एक पार्टी डॉक्यूमेंट लिखा गया था जो पार्टी में सर्कुलेट हुआ था। वो अली यावर हाँ, लेकर आए थे, उनकी मीटिंग हुई थी उनके घर पर यावर के, और उस मीटिंग में सकलीन दुरानी, ताहिर और ये सारा हमारा ग्रुप था। तो जाहिर है अली यावर रिप्रेजेंट कर रहे थे पार्टी को और पार्टी की डॉक्यूमेंट को। तो मैंने जब एतराज किया तो अली यावर ने डिफेंड किया, उसको राइटली डिफेंड किया, मतलब पार्टी का हाँ, डिसीजन था। हाँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि अली यावर ने कहा कि यार कमरान ठीक है, मतलब वो भुट्टो अगर शेर था तो ये भी शेर का बच्चा तो है ना यार। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं था। इस, इसके नहीं, बस ये है कि उसको एक उसको पीएनए की मूवमेंट में थोड़ा सा बूस्ट मिला था। वो तो बाद वो भी एक खत लिख दिया था यार, क्या बूस्ट मिला था। उसने फौजियों को खत लिखा था, वो पीएनए में हमने चाय स्टाइल करके सारी मुल्क में बांटते फिर रहे थे हम खुशी में। एनीवे उसको उसको बिल्कुल तकरीबन ये अल्फाज का फर्क होगा, मगर ये है कि मेरे व्यूज भी उस वक्त यही थे। मैंने बड़े मियाँ को जब हम वापस आए थे, तो मैंने कहा था कि नहीं, ये हमारे लिए जो है ना, कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। हम इसके लिए बेनिफिशियल हो जाए तो हो जाए, ये हमारे लिए। लेकिन खैर जाहिर है वो डिस्कशन हुआ और सबका पार्टी का फैसला था भाई, तो पार्टी सबको हाँ ही करनी थी, कोई अलग तो नहीं हो रहे थे हम ग्रुप बना के। हम भी हम्म। शामिल हो गए, लेकिन वो जल्दी फिजल आउट हो गई कहानी, क्योंकि वो हाँ, बनी नहीं बात। हाँ, वो बात बनी नहीं, वो फिर उन फिजल तिलों आउट में हो गई। तेल ही नहीं था, तो वो बात ही आगे हाँ। नहीं चली। मतलब फ्रैंकली अफसोस होता है जो अपने तरक्की पसंद तहरीक के लोगों का तजिया पढ़ के और सुन के जब ये मशरक़ी पाकिस्तान पे तजिए करते हैं और पाकिस्तान के तजिए करते हैं, इनको क्लू भी नहीं है चीजों का कि इनको पता ही एक्चुअल कुछ नहीं है, सिचुएशन। इन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं है। मैं ये सारी चीजें जो आप कर रहे बता रहे हो ना, ये फ्रैंकली स्पीकिंग, इन लोग किसी किसी को नॉलेज नहीं है। लेकिन यार सब पढ़े ही लिखे नॉलेज है। लोग हैं यार, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया की बातें करते हैं। मैं कुछ दिन पहले बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज पढ़ रहा था, 4-5 दिन पहले इत्तेफाक से सुबह में देख रहा था तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिल गया इराकी कम्युनिस्ट पार्टी का। इराकी कम्युनिस्ट पार्टी का 1948-47 में क्या हुआ हम्म। वहां पे। तो फॉर 1948 में इराक में इराकी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग पार्टी थी और बड़ी जबरदस्त तहरीक चली थी 1948 की। उसका जो कम्युनिस्ट पार्टी का उस वक्त इराकी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, उसका नाम था सलमान, सलमान समथिंग फहद। फहद उसको कहते थे, फहद अरबी में कहते हैं शेर को। तो वो शेर कहलाता था, तो कॉमरेड फहद उसका लकब था। हम्म। बहुत मशहूर इराकी कम्युनिस्ट पार्टी का कॉमरेड फहद जो है ना, उनका बड़ा हसन नासिर जैसे हैं या कोई और हो सकते हैं, वो उस तरह का नाम। तो उसने कुछ लिखे भी है, बड़ा वो मजमून भी लिखता था, अखबार भी निकलता था उस जमाने में। उस अखबार का नाम बाय द वे, इराकी कम्युनिस्ट पार्टी का जो अखबार था उसका नाम था अलकायदा। तो उसमें उसका एक मजमून में का टुकड़ा पढ़ रहा था, उसमें एक जगह उसने लिखा है
उसके ऊपर तनकीद हो रही थी, हुई थी कि ये बहुत डिक्टेटोरियल, वो पार्टी का लीडर था कम्युनिस्ट पार्टी का, तो बहुत डिक्टेटर है और जब डेमोक्रेटिक नहीं है। तो उस पर उसने एक आर्टिकल लिखा कि उस आर्टिकल का टाइटल था सोशलिज्म नॉट बूर्जुआ डेमोक्रेसी, समथिंग लाइक। तो उसमें उसने लिखा कि ये जो इंटेलेक्चुअल मार्क्सिस्ट हैं, बड़ी अच्छी मिसाल दी मैं, उसने कहा ये जो इंटेलेक्चुअल मार्क्सिस्ट हैं शहर के, दे आर लाइक, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है उसका, उसने कहा दे आर लाइक न्यूली वेड ब्राइड। जैसे न्यूली वेड ब्राइड पहली दफा किचन में जब जाती है तो उसे खाना पकाना नहीं आता, तो वो रेसिपी बुक लेती है और उससे वो डिश बनाती है। शी गोज बाय द बुक but she doesn't know anything about the cooking and she has no practical experience of cooking, so the dish she prepares cannot be eaten. So these intellectual Marxists are like a newlywed bride. They implement Marxism going by the book. इनका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बर्बाद कर देते हैं उस इनकलाबी तहरीक को, क्योंकि ये सिर्फ उस रेसिपी बुक देख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो ज्यादातर कम्युनिस्ट है ना, ये न्यूली वेड ब्राइड्स है, इनको खाना पकाना आता नहीं है, ये रेसिपी बुक देख के इनकलाब ला रहे। बिल्कुल सही बात है, वो बस किताबी बातें हैं, किताबी बात नहीं। अच्छा, ये सुनाया बस बोलेगा। बिल्कुल। अब ये जो था, अब इस पे मेरा कंक्लूजन ये इंतखाब और इनकलाब वाले इशू पे ये था कि हम भुट्टो को ब्लेम करने के बजाय अपने आप को ब्लेम करें। वी टुक द रॉन्ग डिसीजन। भुट्टो ने जो करना था वो तो करना ही था, उसको वो करना था। और दूसरा ये कि भुट्टो ने इनडायरेक्टली मतलब सारी चीजें बता दी कि क्या क्या सिनेरियो होगा। देखिए हसन, जो आप मुझे बता रहे हैं, आप जो स्टेटमेंट आपने दिया है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसमें भुट्टो आखिर वक्त तक आपसे कहता रहा कि यार बड़े मियाँ को समझाओ। बल्कि एक दफा आपने पिछली दफा ये भी बताया था कि अगर तुम लोग नहीं होगे तो ये घर जैसे लोगों को कौन संभालेगा। बिल्कुल। और इन भेड़ बकरियों को कौन संभालेगा। तो भुट्टो तो आपको आखिर वक्त तक, मतलब मेरे जहन में तो उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ गई, हरामी बहुत था लेकिन कम से कम फैसिलिटेट कर रहा था आपको कि भाई करो। अच्छा, उसमें उसका एंगल मेरा ख्याल है ये होगा कि अगर ये ग्रुप मौजूद होगा तो इन हरामियों को मैं भी कंट्रोल कर सकूंगा, खर जैसे लोगों को, तो मेरी पावर स्ट्रांग रहेगी, इनको मैं यूज करूंगा जो है वो शिकारी कुत्तों की तरह, उनको डराता रहूंगा कि देखो भैया ये कम्युनिस्ट जो है खा जाएंगे तुम्हें। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ना, उसने शुरू से किया कि 2 जानशीन बनाए, एक मुस्तफा खान, एक महराज मोहम्मद खान। ये नहीं उसने जो है गेम खेल रहा था, वो तो गेम खेल रहा था, लेकिन हम उस गेम से बाहर निकल गए। हम गेम से बाहर निकल गए। और मैं तो फिर ये कहता हूँ अक्सर कि भाई हमने भुट्टो को, भुट्टो के साथ सारे वडेरे, मैंने कहा भुट्टो को वडेरों की तरफ हमने पुश किया। अगर हमने ये वही किया ना जो हमने मुस्लिम लीग के साथ किया था, कि हम मुस्लिम लीग में गए, मैनिफेस्टो बनाया, उसको ताकतवर बनाया, और फिर फ्यूडल्स के हाथ में देके बाहर चले गए। और अब कहते हैं कि यार वो तो फ्यूडल्स की पार्टी होती। अरे भाई तुम छोड़ के चले गए तो फ्यूडल्स की तो होगी, और किसकी होगी। तो ये है फैक्चुअल पोजीशन। तो ये मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, बल्कि मैं तो खैर दूसरों की भी नीयत पे शक नहीं करता, इवन प्रो मॉस्को वालों की भी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन ये बहुत गलतियां करके चले गए। बड़े मियाँ ने ये 2 बड़ी गलतियां करके पूरी अपनी हाथ से बनाई हुई पार्टी बर्बाद करता।